सामईन आदाब। आज मैं एक और हिरन की कहानी लेकर हाजिर हूँ। कहानियाँ हैं जातक कहानियाँ। किताब है हिकायत आलम, जिसके मुरतब करदा शख्स हैं कैसर नज़ीर खावर, और मैंने इसकी तदवीन की है। और मैं जो है इसके कॉपीराइट्स चूँकि रखती हूँ इसलिए पढ़ रही हूँ। मैं डॉक्टर मेहर अफरोज़ आज जातक कहानियों की तीसरी कहानी का पहला हिस्सा लेकर हाजिर हूँ। कहानी का उन्वान है शिफ्तगी। एक दफ़ा का जिक्र है कि हिंद सिंध के शेर के नवाही शहर के नवाही जंगल में हिरनों का एक रेवड़ बसेरा करता था। ये जंगल आबादी बढ़ने से सुकड़ गया था, क्योंकि लोगों ने जंगल काट काट कर अपने कोठे वहाँ पर डाल लिए थे। यूँ नदी और उसके जाने का रास्ता आबादी के साथ जा लगा। हिरनों का ये रेवड़ को अब सुकड़े हुए जंगल में रहता था। अलबत्ता हिरनों को इंसानों की आबादी के तौर तरीक़े और चलन का बखूबी अंदाज़ा था। जंगल में रहता था, अलबत्ता हिरनों को इंसानों की आबादी के तौर तरीक़े और चलन का बखूबी अंदाज़ा था। इन्हें क्या क्या एहतियात बरतनी है और ख़ुद को लोगों से कैसे महफूज रखना है वो ये जानते थे। खुसूसन भरपूर फसल के ज़माने में जब उनका ख़द इंसानों से 2 हाथ ऊपर हो जाता था, शहरी उनमें छुपकर उन्हें घेर मारते और मार कर गिरा कर खा जाते थे। वक्त ने उन्हें सब सिखा दिया था। ऐसे समय हिरन बेचारे सारा दिन जंगल में पड़े रहते और कहीं रात के सन्नाटे में ही शहर से निकलते। जब शहर के नज़दीक बहती नदी पर आ पाते, हिरनों के इस रेवड़ में एक नौजवान हिरनी भी थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसकी खाल सुर्खी माइल भूरी थी, सफ़ेद दुम मोटी और सफ़ेद थी, और उसकी आंखें बड़ी चमकदार थीं। वो इस बरस जब भी फसलें जोबन पर आईं तो हिरनों को फिर इसी विपदा का सामना करना पड़ा। इस मौसम में एक हिरन जो रहता तो था जंगली पहाड़ी इलाके में, घास चरता था उस जंगल की चरागाह में, लेकिन चलते चलते आ गया जहाँ खूबसूरत हिरनी भी चर रही थी। उसे देखकर हिरन को यकलख्त उससे मोह का एहसास हुआ। उसे हिरनी के बारे में कुछ भी मालूम न था, सिवाय इसके कि हिरनी की खाल सुर्खी माइल भूरी थी, दुम मोटी और सफ़ेद थी, और उसकी आंखें बड़ी चमकदार थीं। लेकिन ये शिफ्तगी कुछ ऐसी बढ़ी कि उसने खुद को हिरनी से मुतारुफ़ कराने का सोचा। वो चलता हुआ हिरनी के पास पहुंचा और उसकी खूबसूरती में इतना खोया कि उसे मालूम ही न पड़ा कि उसके पाँव कहाँ पड़ रहे हैं। उसने कहना शुरू किया, ऐ हसीन गज़ाला, तुम सितारों की तरह चमकीली हो और तुम्हारा चेहरा चाँद की मानिंद रोशन है। मुझे इकरार करना पड़ रहा है कि मैं तुमसे गहरी आगे समझ ली। उसने इतना ही कहा था कि उसका एक खुर दरख्त की जड़ में उलझा और वो लड़खड़ा कर कीचड़ में गिरकर उसमें लथपथ हो गया। अपनी तारीफ़ सुनकर हिरनी मुस्कुराई तो, लेकिन उसकी तरह मबहूत होने और गिरने पर उसने सोचा कि हिरन कुछ बेवकूफ़ सा लगता है। ऊपर दरख्त पर कुछ परियां भी रहती थीं और वो ये सारा मंजर देख रही थी। हिरन के गिरने और कीचड़ में लथपथ होने पर वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन उनमें से एक परी संजीदा ही रही और बोली, मुझे तो इस नौजवान हिरन पर तरस आता है, क्योंकि उसका इस तरह गिरना उसके लिए किसी खतरे की आमद की निशानदही करता है। हिरन को अपने गिरने और कीचड़ में लथपथ होने पर खिफ़त तो हुई, लेकिन उसे अपने लिए किसी खतरे की अलामत उसने न गर्दाना। इसके बाद वो हिरनी के पीछे पीछे फिरता रहता और उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करता रहता और ये कहता रहता कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है। हिरनी ने उसकी बातों पर कुछ ख़ास ध्यान न दिया और वो खुद में मगन रही। फिर एक रात यूँ हुआ कि हिरनी को प्यास लगी और नदी की तरफ चल पड़ी। नज़दीक की आबादी के लोगों को पता था कि हिरन फसलों के ज़माने में मौसम में रात को नदी पर आते हैं। चुनांचा कुछ ने उस रास्ते पर घात लगाई हुई थी। उस रात भी एक शिकारी एक झाड़ी की ओट में छुपा बैठा था। हिरनी बहुत महतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी, जबकि पहाड़ी हिरन की शान में गीत गाता उसके पीछे पीछे चल रहा था। हिरनी रुकी और उसने हिरन से कहा, सामईन, अगला हिस्सा हम कल सुनेंगे।
امید ہے آپ کو کہانی پسند آئے گی اور آپ منتظر رہیں گے کہ میں کہانی کا اختتام کس طرح کروں۔ بہت شکریہ۔